But this is question number 4. Power is force into velocity, and what is force? M into dv by dt into v आ गया. Force is mass into acceleration, और acceleration क्या है? Rate of change of velocity. It means we can say P by m dt is equal to v dv, या v dv is equal to P by m dt. हमें बेटा वेलोसिटी निकालनी है एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम. ये टाइम है, ये वेलोसिटी है. सो इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स, आई विल गेट इंटीग्रेशन ऑफ v dv p बाय m dt का इंटीग्रेशन हो गया. फिर इंटीग्रेशन में लिमिट्स क्या रखनी है हमने, देखो. इफ द इंजन सप्लाइज कांस्टेंट पावर, द वेलोसिटी एट टाइम t, जीरो टाइम पे जो वेलोसिटी थी, देखो यहाँ dv है तो वेलोसिटी की लिमिट्स लगेंगी, और t टाइम पे जो वेलोसिटी है वो ही v है, वो हमने फाइंड भी करनी है. इस v की इंटीग्रेशन तो हो गई v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू v विल बी इक्वल टू p बाय m, और dt की इंटीग्रेशन हो गई t फ्रॉम 0 टू t. इट मीन्स v स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू p इंटू टी बाय एम. तो v स्क्वायर हो गया बेटा 2pt बाय m, which means v is equal to square root of 2pt by m. Square root of 2pt by m. ऑप्शन डी आपका आंसर है. ठीक है. पावर इज कांस्टेंट, इट इज गिवन. पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है. हम जनरल इंटीग्रेशन से कर रहे हैं बिकॉज वी डू नॉट नो वेदर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट और नॉट. ठीक है. अगर हमें पता होता है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, फिर तो हम इक्वेशन दूसरी लगाते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस at वाली. ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 भी है. इन द अबव क्वेश्चन द पोजीशन एंड टाइम रिलेशन बताना है. इसी क्वेश्चन में पोजीशन और टाइम का रिलेशन कैसा होगा, मतलब x पोजीशन को चाहे आप s से रिप्रेजेंट करो या x से करो. देखो s से अगर करें क्वेश्चन नंबर 5 में मैं बोलूंगा v इक्वल्स टू ds बाई dt. अगर v ds बाई dt है तो आई कैन से दैट ds इज इक्वल टू v dt, है ना. तो यहां से मैं निकालूंगा ds इक्वल टू, सिंस ये फिफ्थ क्वेश्चन 4 की कंटिन्यूएशन में ही है, तो आई कैन राइट v की जगह लिखूंगा 2pt बाय m dt. ठीक है बेटा. ds मेरे पास आ जाएगा रूट ऑफ 2p बाय m, बाहर रख लो, t रेज पर 1 बाय 2 dt, बिकॉज ये तो कांस्टेंट है. 2 कांस्टेंट है, p कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है. अभी मुझे s निकालना है शायद. s और t में क्या रिलेशन है ये निकालना है. करेंगे इसको आगे आप. उसके बाद क्या करोगे, जब आपके पास ds आ गया, इसी ds को इंटीग्रेट कर दो. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू, ये तो बाहर ही रखो, t1 बाय 2 dt. कर लेंगे आगे आप. यहां से s आ गया. देखो क्वेश्चन क्या था, द पोजीशन s, इसको मैं ले लेता हूं x0 और इसको x0 एंड t. ठीक है. जीरो टाइम पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो x0, इसी x माइनस x0 को हम s बोलते हैं, नहीं तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 0 टू s ले लो. तो ये तो आ गया s इक्वल टू रूट ऑफ 2p बाय m, बाहर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ रूट t
that will be t1/2 plus 1, t3/2 divided by 3/2 from 0 to t. So s will be equal to square root of 2p by m into 2/3 root नहीं 2/3 into t raised power 3/2. अब आप मैच करेंगे इसको, अगर ये रूट के अंदर 4 हो जाएगा, सो इट विल बिकम 8p, ये रूट के अंदर 9 हो जाएगा, 9m इंटू टी रेज पावर 3/2. तो ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन आ गया, रूट ऑफ 8p बाय 9m टी रेज पावर 3/2. ठीक है, दिस इज ऑप्शन नंबर सी. Coming next is question number 6. A particle moving in a straight line is acted by a force which works as a constant rate. देखो, force works as a constant rate and changes its velocity from u to v. एक पार्टिकल की वेलोसिटी u से v हो जाती है after traveling distance x. The time taken will be, कितना टाइम लगेगा उसको? आवाज कम आ रही है? नहीं आनी चाहिए कम. अभी भी नहीं आ रही क्या आवाज? लो है. अभी हो गए? ओके, ठीक आ रही है. ओके, अब यूपी में ठीक आ रही है, तो फिर जम्मू वालों को क्यों नहीं आ रही? शाली, तू 1 किलोमीटर दूर है मेरे से, और सौराष्ट्र मेरे ख्याल से 1500 किलोमीटर दूर है. अच्छा चलो. A particle moving in a straight line is acted by a force which works at a constant rate and changes. एक पार्टिकल की वेलोसिटी u से v हो गई आफ्टर ट्रेवलिंग डिस्टेंस x. तो बताओ कितना टाइम लगेगा ऐसा करने में? फोर्स कितनी है बेटा? F इज इक्वल टू m इंटू dv बाई dt. ठीक है, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन. और पावर क्या होती है? Power P is equal to force into velocity. So we say power is equal to m dv by dt into v. ठीक है, power is equal to, और ये constant है because the force is acting at a constant rate. मान लो मैं constant को k बोल देता हूँ, वैसे वो p के बराबर है, बट अभी हमारे पास ऑप्शंस में कहीं पर भी p की बात ही नहीं हो रही है ना क्वेश्चन में, तो हम कांस्टेंट ही बोलेंगे इसको. सो आई कैन से mv dv is equal to k dt. mv dv is equal to k dt. ठीक है, अब इंटीग्रेट करके पहले v निकालेंगे. व्हेन वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स, we write therefore m into v square, m into integration of v, k into integration of t. ठीक है, 0 to t इंटीग्रेशन के लिमिट्स क्या रखेंगे यहाँ? 0 t. लेकिन क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन में लिखा है it has a velocity u at t equal to 0. वेलोसिटी u से v हुई, तो 0 टाइम पे जो वेलोसिटी है वो u है, और t टाइम पे जो वेलोसिटी है वो v है. सो इसके बेसिस पे आपके पास ब्लू पेन का है, m इंटू v की इंटीग्रेशन हो गई बेटा v स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम u टू v. अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 होती तो यहाँ 0 टू v होना था, इक्वल टू kt. ये तो t आएगा, dt की इंटीग्रेशन t आ जाएगी, 0 टू t.
सो ये m/2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया बेटा kt. लेट मी से दिस इज इक्वेशन नंबर 1. एक्चुअली हमें डिस्प्लेसमेंट पता करनी है, टाइम पता करना है, हाँ टाइम पता करना है, लेकिन अभी इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं हो रही और हमारे सारे ऑप्शंस में डिस्प्लेसमेंट भी है. अब डिस्प्लेसमेंट कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे? देखिए यहां से इसको मैंने इंटीग्रेट किया, देख लो मैं अभी मिटा दूंगा. ये पावर इज फोर्स इंटू वेलोसिटी, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. तो ये बन गया मेरे पास, इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया. इंटीग्रेशन के लिमिट्स आ गई u टू v फॉर वेलोसिटी, 0 टू t फॉर टाइम. मेरे पास एक इक्वेशन ये बन गई. इसी में देखो डिस्टेंस कैसे मैं इंट्रोड्यूस करता हूं. अब यही इक्वेशन है मेरे पास. आई कैन राइट इट एज m इंटू dv बाई dt इंटू v भी है, ये वाला v इसके साथ ही रख लेता हूं. mv इंटू dv बाई dt इंटू dx बाई dx इज कॉन्स्टेंट के, पता चल गया. dx से मल्टीप्लाई किया, dx से डिवाइड किया. नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन हियर, दिस dx बाई dt दिखाई दे रहा है बेटा. ये जो dx बाई dt है दिस विल बिकम वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी इस वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई हो गए, ऐसे लिखोगे दे दो dx बाई dt, इसको मैं इधर ले आया, इंटू dv बाई dx. जैसे हमने, अगर आपको याद हो तो, जो तीसरी इक्वेशन थी, तीसरी इक्वेशन का डेरिवेशन किया था हमने ऐसे. सो ये v बन गया. सो मेरे पास सेकेंड इक्वेशन जो बनेगी वो ये बनने वाली है, m इंटू v dx by dt is also v, so v स्क्वायर हो गया, इंटू dv by dx. देखो मैंने x इंट्रोड्यूस कर दिया इक्वल्स टू k. तो विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे अभी हम इसको डिफरेंशिएट. mv स्क्वायर इंटीग्रेट करो पहले, mv स्क्वायर dv इक्वल्स टू k dx. सो व्हेन वी इंटीग्रेट बोथ साइड्स we write therefore m into v square की जो इंटीग्रेशन होगी k into dx. ठीक है, अगेन इट इज u to v and it is 0 to x. तो ये तो बना बेटा mv क्यूब बाय 3 फ्रॉम u to v इक्वल्स टू k into x ही आ गया सीधा. v क्यूब बाय 3 कैसे आया, v स्क्वायर का इंटीग्रेशन v 3 बाय 3. सो इट मीन्स m into m by 3 into v क्यूब माइनस u क्यूब इज इक्वल टू kx. तो मेरी तीसरी इक्वेशन, मैं आपको इसका वीडियो सेंड कर दूंगा इसके बाद. मेरी जो तीसरी इक्वेशन है, तीसरी इक्वेशन बन जाएगी m by 3 इंटू v क्यूब माइनस u क्यूब इज इक्वल टू kx. ऐसे क्वेश्चन आपको नीट में तो नहीं, बट हाँ जेई मेंस में जरूर आ सकते हैं. मेडिकल में नहीं आएगा इस तरह का क्वेश्चन कोई मेडिकल एंट्रेंस में. आप लोगों को एक एडवाइस दे रहा हूँ वैसे मैं, जो कल नीट का पेपर हुआ उसको देखिए, उसमें से क्वेश्चन निकालिए. कौन कौन से टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हुए हैं, ये कौन कौन से चैप्टर्स हमने पढ़ लिए, क्या उस चैप्टर के क्वेश्चंस हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते. ठीक है, क्या उस तरह के क्वेश्चंस हमने पढ़े भी हैं क्लास में या नहीं पढ़े हैं. अब मुझे टाइम निकालना है. आई डिवाइड फर्स्ट बाय सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2. तो m by 2 इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय m by 3 into v cube minus u cube will be equal to kt by kx. ठीक है, मुझे k पता ही नहीं था, अगर मैंने p भी लिखा होता तो कैंसिल ही हो जाता. तो क्या बन जाएगा t, यहाँ से mm कैंसिल, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3 by 2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय v क्यूब माइनस u क्यूब इंटू x. 3 by 2 v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय v क्यूब माइनस u क्यूब into x. सी ऑप्शन है शायद. ठीक है, चेक कर लेना, मैंने आंसर की आपको भेजी हुई है. देन क्वेश्चन 7 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, 8 भी हो गया. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इजी है. ऐसे तो आप इसको जितना मर्जी लंबा बना के करो, मैं आपको शॉर्टकट मेथड बताता हूँ इसको करने का. सो दिस इज डन. 6th question number 9. An object of mass 5 kg, an object of mass 5 kg, this is question 9.
an object of mass 5 kg falls from rest through a vertical distance of 20 मीटर। 20 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस से एक ऑब्जेक्ट नीचे गिरा और ग्राउंड को हिट किया विद ए वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच वर्क इज डन बाय द पुश ऑफ एयर। देखो इसका मतलब यहाँ एयर रेजिस्टेंस कंसीडर किया और हमने जो डेरिवेशन की थी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, उसमें तो हमने एयर रेजिस्टेंस की बात नहीं की थी। हम बोलते जितनी एनर्जी यहाँ, टोटल एनर्जी जितनी यहाँ है उतनी यहाँ होगी, उतनी ही यहाँ होगी। अब जब ऑब्जेक्ट यहाँ से गिर रहा है तो इसकी यहाँ पर देखो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh कितनी है, mgh पोटेंशियल एनर्जी इज एट द हाईएस्ट पॉइंट। पोटेंशियल एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट कितनी होगी बेटा, u1 लिख लेता हूं, mgh व्हाट इज m 5 10 20 दैट इज 1000 जूल। ठीक है, अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, बट इसने दिया है कि यहाँ जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। सो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट द ग्राउंड। जब ये ग्राउंड पे पहुंचा तो ग्राउंड पे उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी 1/2 यू ही लिख दो खाली, 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। सो 1/2 m कितना 5 v स्क्वायर किस वेलोसिटी से ग्राउंड पे गिरा 10 से, 10 का स्क्वायर हो गया तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 250 जूल। 10 का स्क्वायर 100 हो गया, 100/2 विल बी 50, 50 इंटू 5 विल बी 250। ठीक है, अब ये होना क्या चाहिए था, अगर आप अंडर रूल देखो, अंडर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखो, तो जितनी एनर्जी टोटल यहाँ है उतनी ही यहाँ होनी चाहिए थी, बट इसकी यहाँ तो 1000 जूल थी और जब ये यहाँ आया तो इसकी एनर्जी 250 हो गई। सो दैट मींस रेस्ट 750 जूल इज लॉस्ट अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन। सो आपका आंसर क्या है इसमें, 750 जूल होगा, 750 जूल, बी ऑप्शन होगा। देन क्वेश्चन 10 वी हैव डन, 11 भी किया हुआ है। कौन सा करूं मैं, और कोई बोला था आपने किसी ने, हाँ -750 एक ही बात है, पुश ऑफ एयर है ना अगेंस्ट दैट, -750 है वो। सारे आंसर आपके है ही पॉजिटिव। 13th, ठीक है 13th करते हैं। 13th अभी आपको नहीं आएगा, उसके लिए पहले कुछ और पढ़ना पड़ेगा, फिजन और फ्यूजन का कॉन्सेप्ट आपको बताना पड़ेगा। अभी 13th रहने दो, ये नहीं किया हमने। 14th कर लो, द स्टॉपिंग डिस्टेंस फॉर अ व्हीकल मूविंग विद स्पीड वी। 14th हमने नहीं किया क्या, फ्रिक्शन में 14th क्वेश्चन आपको करवा दिया बेटा। शालीन देखो, एक बॉडी यहां से मैंने इसको ऑब्जेक्ट को कुछ वेलोसिटी दी v और थोड़ी देर बाद, थोड़े डिस्टेंस के बाद वो रुक गया। मैंने एक एग्जांपल दी थी, एक बॉल को नीचे से फेंकते हैं, वो ग्राउंड पे रुक गया और हम बोलते हैं बॉल अपने आप रुका। अपने आप नहीं रुका, वो किसकी वजह से रुका, फ्रिक्शन की वजह से। ऑन ए लेवल रोड रिटार्डेशन ड्यू टू फ्रिक्शन इज -μg, याद है। तो कितने डिस्टेंस के बाद रुकेगा कैसे पता करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, तो 0 स्क्वायर इक्वल टू, ये v दिया हुआ है, -2μg इंटू s, तो s कितना हो जाएगा v स्क्वायर बाय 2μg। दिस इज कॉल्ड एज स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपको याद होगा बेटा, शायद आप लोग भूल गए, इसमें हमने ये भी बताया था आपको कि कितने टाइम के बाद वो रुकेगा फ्रिक्शन की वजह से। तो उसके लिए हम यूज करते हैं v इक्वल टू यू प्लस 80। तो यही क्वेश्चन अगर करना होता तो स्टॉपिंग टाइम कितना आ गया, v बाई म्यू इंटू जी, और स्टॉपिंग डिस्टेंस याद रखो, जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, चाहे फ्रिक्शन हो चाहे फ्रिक्शन नहीं हो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे भी। तो इसका आंसर आपका ए होगा, v स्क्वायर बाय ए नहीं, v स्क्वायर बाय 2μg सी। ठीक है, 14th इज डन। और बोलिए,
18 19 करते हैं, ठीक है। चलो कम टू 18th क्वेश्चन। एटीन क्वेश्चन मैंने आपको बोला जैसे हैंगिंग चेन वाला किया, उस लॉजिक के बेसिस पे करना है आपने। When we bring the hanging part back on the table, सोनू शर्मा कौन सा क्वेश्चन पूछना आपने, अभी पूछो ना, मेरे को भूल जाता है व्हाट्सएप पे इतने क्वेश्चन आते हैं। कौन सा बोला? 18। A uniform rod of length 4 meter and mass 20 kg is lying horizontally on the ground. Sorry, ऐसा नहीं है, is lying horizontally on the ground like this। ठीक है, ये एक रॉड है which is lying horizontally on the ground। इसकी लेंथ है 4 मीटर और इसका मास है 20 kg। is lying horizontally on the ground. The work done in keeping it vertical with one of its ends touching the ground। यहां पर पड़ा हुआ है एक रॉड, एक एंड ग्राउंड पे रहना चाहिए, ऐसे कर देना है इसको। इस पोजीशन से इस पोजीशन में लाने के लिए कितना काम करना पड़ेगा, ऐसे समझो। ये सारे का सारा जो मास है कितना, 20 kg यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है सेंटर में। तो इसको कितना लिफ्ट करना है, जितना इसकी लेंथ है उसका आधा, 4/2 मीन्स 2 मीटर लिफ्ट करना ऊपर। ठीक है, देखो होगा क्या, जब ये वाला एंड यहाँ है तो ये तो यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ, पूरा मास जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो इस पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है। तो जब ये वर्टिकल पोजीशन में आएगा तो ये कहाँ चला गया, 2 मीटर ऊपर चला गया। सो वील एज्यूम the mass of the rod to be concentrated at the center। क्योंकि यूनिफॉर्म रॉड है, अगर यूनिफॉर्म नहीं होगी रॉड फिर आपको उसका सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। नेक्स्ट चैप्टर में हम सेंटर ऑफ मास की लोकेशन फाइंड करना भी सीखेंगे। ये यूनिफॉर्म रॉड है तो अंडरस्टूड है इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर में है। तो कोई पोर्शन देखो, ये तो 4 फुट ऊपर चला गया, ये 2 फुट ऊपर ही गया, ये उससे कम, ये उससे भी कम। तो ओवरऑल हम क्या बोलेंगे, जितना सेंटर ऑफ मास लिफ्ट हुआ उतना वर्क करना पड़ेगा। m कितना दिए टोटल मास, g into l/2, instead of h it should be l/2, so it will be 4 into 10 into l कितना था 4 मीटर, तो ये 2 आएगा, 80 जूल होगा इसका आंसर। यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 4 मीटर एंड मास 20 kg, मास 20 kg है, सॉरी मास इज 20 kg। तो ये कितना बना, 400 जूल। ठीक है, इनफैक्ट अगर आप इन ऑप्शंस के हिसाब से देखोगे तो दिस आंसर विल बी m इज 20, g आपको 9.8 लेना पड़ेगा इंटू 2, 492 आएगा ये, 392। 40 into 9.8 will be 4 into 98। ठीक है, और अगर आप G10 लेते हो इट विल बी 400। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है। अभी वैसे करने का फन नहीं है क्योंकि ऐसे और बड़े सारे क्वेश्चंस होंगे, फिर भी मैं डायरेक्टली आपको एक फॉर्मूला बता देता हूं। जब भी हम किसी बॉडी को डायरेक्ट बता दूं फॉर्मूला ही, इफ ए बॉडी is lifted up to a height which is n times the radius of earth। तो जो गेन इन पोटेंशियल एनर्जी होती है, ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, मैं दोबारा बता रहा हूं, ये फॉर्मूला आता है, r is radius of earth, n over n+1। तो यहाँ क्या क्वेश्चन था, to a height equal to radius of earth, it will 1 divided by 1 plus 1 into mgr। तो ये हो गया 1/2 mgr। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल m अगर लिखना होता है
हम लिखते हैं स्मॉल g इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, अगेन दिस विल बी ग्रेविटेशन टॉपिक, सो आपका आंसर आएगा 1/2 m इंटू जी एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो जी एम बाई आर इंटू 2। दिस इज डेल्टा यू। ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 20, चलो 10वीं कर लो। क्वेश्चन नंबर 10, a boy pulls a 5 kg block 20 meter along a horizontal surface at a constant speed with a force directed 45। देखो ये मान लो कोई हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इस हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर एक ब्लॉक है, ए बॉय पुल्स ए 5 kg ब्लॉक, यहां से इस ब्लॉक को वो 5 मीटर आगे ले गया, 20 मीटर आगे ले गया, 5 kg इसका मास है, और फोर्स जो लगाई है F वो 45 डिग्री पे लगाई है विद द हॉरिजॉन्टल। इफ द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब ये फ्रिक्शनलेस सरफेस नहीं है, यहाँ फ्रिक्शनल फोर्स भी है, देन हाउ मच वर्क डज द बॉय डू ऑन द। देखो क्या करेंगे, नॉर्मली वी से वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, लेकिन यहां पर तो फ्रिक्शनल फोर्स भी है, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो वर्क क्या होना था, F cos 45 इंटू एस। यहां पर जो फोर्स आगे लेके जा रही है वो है F cos 45, दैट इज F बाय रूट 2, लेकिन इसी फोर्स का एक कंपोनेंट यहां भी होगा, दैट इज अगेन F बाय रूट 2। वाई? क्योंकि वो साइन 45 भी है, वही होता है जितना cos 45 है, और यहां पर बॉडी का वेट भी होगा विच इज mg। नाउ व्हाट विल बी द नेट फोर्स, ये ऐसे तो बॉडी इक्विलिब्रियम में है, नेट फोर्स विल बी F cos 45 माइनस द फ्रिक्शनल फोर्स। कर सकते हैं खुद, अभी अभी मुझे लगता है आपको हिंट मिल गया। नॉर्मल रिएक्शन को भी यहां पर आप इंक्लूड करें, आर इधर होगा, क्योंकि जब फ्रिक्शन की बात होगी तो नॉर्मल रिएक्शन भी तो आएगा। देखो इंपॉर्टेंट चीज यहां क्या दी हुई है, ये मैंने फ्रिक्शन ऊपर बना लिया इधर। ए बॉय पुल्स ए 5 kg ब्लॉक, ये 5 kg का एक ब्लॉक, एक बॉय इसको पुल करता है 45 डिग्री पे फोर्स लगा के, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया, हाउ मच वर्क डज द बॉय डू ऑन द ब्लॉक। कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है ये आगे, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो। कौन सी? आगे की तरफ जो नेट फोर्स होगी वो जीरो होगी। देखो बॉडी वर्टिकली तो इक्विलिब्रियम में ही है, बट हॉरिजॉन्टली भी वो इक्विलिब्रियम में है। जो वर्टिकल इक्विलिब्रियम है वो स्टैटिक है, और जो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है वो डायनामिक है। तो इक्वेशंस अगर मैं देखूं, ये जो F रूट 2 है, दिस विल बी इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों? क्योंकि बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है, एंड फ्रिक्शनल फोर्स होता है बेटा म्यू इंटू आर, पता है ना। सो आर यहां निकालेंगे अब, आर प्लस F बाई रूट 2, दूसरी इक्वेशन लिख रहा हूं,
r प्लस एफ बाई रूट टू इज इक्वल टू एम जी, एम गिवन है 5 kg, तो यहां से r देखिए कितना आ जाता है एम जी माइनस एफ बाई रूट टू। म्यू भी आपको दिया हुआ है, इन दोनों इक्वेशंस को आप यूज करें। इन दोनों इक्वेशंस को जब आप यूज करेंगे तो आपके पास एफ निकलेगा। करो इसको, सॉल्व करो। कैसे करोगे, ऐसे लिखना इसके बाद एफ बाई रूट टू, देयरफॉर एफ बाई रूट टू इज इक्वल टू म्यू, म्यू कितना दिया है 0.2 इंटू आर कितना निकाला एम जी माइनस एफ बाई रूट टू। सो एफ बाई रूट टू 1 माइनस प्लस 0.2 इज इक्वल टू 0.2 इंटू 5 इंटू, मैं जी 10 ही ले रहा हूँ जस्ट फॉर इजीनेस। इसको सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है ये क्या लिखा मैंने। वर्टिकली भी बॉडी इक्विलिब्रियम में, हॉरिजॉन्टली भी, क्योंकि हॉरिजॉन्टली वो कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे जा रही है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होते तो सीधा बोलते हैं एफ माइनस दिस इज नेट फोर्स। ठीक है, तो यहाँ मैंने एफ निकाल लेना है, ये 0.2 इंटू एम जी आ गया, तो ये 0.2 इंटू माइनस एफ बाई रूट टू था, इधर था एफ बाई रूट टू कॉमन ले लिया, तो एफ बाई रूट टू इंटू 1.2 विल बी इक्वल टू 2/10, 10 आ गया, तो यहां भी 12/10 है। सो एफ इज इक्वल टू 100 रूट 2/12। इस तरह से सॉल्व करके पहले आपने एफ निकालना है कि कितनी फोर्स लगाई। ठीक है, आप रूट 2 का वैल्यू डाल सकते हो। फिर उसके बाद देखो क्या करोगे, जब हमने एफ निकाल लिया, करना तो कर सकते हैं हम इसको ना, एफ इज इक्वल टू 100 इंटू 1.414 डिवाइडेड बाई 12, ऐसे करके एफ निकालो। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही बॉडी, कितना मीटर मूव किया, एस दिया हुआ है। नाउ वर्क इज एफ कॉस 45 इंटू एस, रूट 2 रहने ही दो, आसान हो जाएगा। एफ की जगह लिखोगे 100 रूट 2/12 इंटू कॉस 45 की जगह 1/√2, और एस की जगह कितने मीटर दिया डिस्टेंस, 20 मीटर दिया डिस्टेंस। ये रूट टू कैंसल, सो दिस विल बी 10, दिस विल बी 6, 3, 5, 500/3। ये आपका आंसर होगा। आप देखो किसके साथ ये मैच करता है। वन 163.32 या जो भी आपके पास आएगा। ठीक है, 163.33 के आसपास आ जाएगा। पता चल गया, ये फ्रिक्शन पे बेस्ड क्वेश्चन था। और क्वेश्चन 20 और 21 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 भी एक आसान सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है बस। क्या क्वेश्चन है देखो, a man throws bricks to a height of 12 meter when they reach, देखो 12 मीटर दूर एक आदमी ईंट फेंक रहा है कुछ, हमें तो वर्टिकल डिस्टेंस ही चाहिए 12 मीटर। आपको पता है ऐसे जाए या ऐसे जाए, कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क तो बराबर ही होगा। 21 आल्सो प्लीज, यस 21 कराऊंगा पक्का। ठीक है, चाहे टाइम जितना मर्जी लगे।
ये आ गया आपके पास क्या, 12 मीटर है। कहते हैं कि एक आदमी है जो यहाँ से ईंट फेंक रहा है, यहाँ पहुंचा रहा है, और यहाँ पर उसकी जो वेलोसिटी है वो 12 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, जब ग्राउंड से फेंका 12 मीटर ऊपर गया तो उसकी वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर वो ऐसे फेंके कि जस्ट यहाँ पहुंचे, मतलब जब इसकी वेलोसिटी यहाँ 0 हो, पर्पस ये है कि यहां से ऐसे थ्रो करना कि ईंट यहाँ पहुंचनी चाहिए। पहले केस में उसने ज्यादा वर्क किया होगा और यहाँ जाके उसकी वेलोसिटी 12 हो गई। दूसरे केस में वो थोड़ा कम वर्क करता है, एनर्जी बचाता है, तो बस यहाँ तक पहुंचाता है। तो क्वेश्चन ये है कि दूसरे केस में उसने कितने परसेंट एनर्जी जो है वो बचा ली। पहले आप ये देखो कि पहले केस में उसने वर्क कितना किया, कितना वर्क किया, यहाँ से यहाँ पहुंचाया, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी आई, पोटेंशियल एनर्जी भी आई। पोटेंशियल एनर्जी तो आएगी ही, क्यों आएगी, क्योंकि हाइट पकड़ी है। लेकिन यहाँ पर जाके उसकी वेलोसिटी भी आई 12 मीटर पर सेकेंड, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मास दिया, मास नहीं दिया, कैंसिल हो जाएगा मास जब रेशियो फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट केस में टोटल एनर्जी कितनी है, टोटल एनर्जी जब वो टॉप पे पहुंचा तब, एक तो mgh मान लेते हैं, एक ब्रिक का मास है m, इंटू 12 प्लस 1/2 m इंटू 12 का स्क्वायर। So that means in first case the total energy is 120, मैंने g 120 10 ले लिया, 12 इंटू 10 इंटू m प्लस ये 144 हुआ, 144 का हाफ कितना हुआ, 72 m। ठीक है, इन फर्स्ट केस उसने कितनी 192 m जूल ऑफ एनर्जी स्पेंड की। m नहीं पता था इसलिए m ही लिख दिया। सेकंड केस में उसने ये टोटल एनर्जी आ गई बेटा, मैं इसको लिख देता हूं E1। समझ में आ गया क्वेश्चन, ये आ गया आपके पास E1। सेकंड केस में उसने जब यहां से यहां पहुंचाया तो बस जैसे बोलते हैं जैसे मर के यहां पहुंची बॉडी जस्ट, तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी तो होगी नहीं। अब सेकंड केस में उसके पास जो एनर्जी होगी वो तो सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी तो mgh के हिसाब से कितनी आएगी, 120 m ही आएगी। कैलकुलेट करूं क्या फिर से, m हाइट तो उतनी है, सेकंड केस में उसकी जो एनर्जी होगी दैट विल बी 1/120 m। तो कितनी एनर्जी बचाई, डेल्टा E, इन दोनों का डिफरेंस देखो, 192 माइनस 120 कितनी एनर्जी बचाई है, उसी को परसेंटेज में कन्वर्ट कर देना। कितनी एनर्जी बचाई उसने, 192 m माइनस 120 m। m गिवन होता तो हम यहाँ वैल्यू पुट करते, जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहाँ परसेंटेज देखो, खर्च इतनी की पहले केस में, दूसरे केस में इतनी खर्च की, तो कितनी एनर्जी बचाई, एनर्जी सेव्ड आ गई। तो परसेंटेज कितनी है, परसेंटेज ऑफ एनर्जी, अर्थ नहीं, एनर्जी सेव्ड इज इक्वल टू डेल्टा E डिवाइडेड बाय E1 into 100%। So delta E is 72 m divided by 192 m into 100%। देखो m और m तो खत्म, 72 by 192 कितना हुआ, 36 डिवाइडेड बाय 96 into 100%। अब ये 3 के साथ चला जाएगा, ऊपर आएगा 12, नीचे आ जाएगा 3 2 32 इंटू 100%, और सॉल्व हो जाएगा 6 16 3 8। तो ये आंसर आया 300/8%। 300/8 कितना हो गया, 150/4। 150/4 मीन्स 75/2, 37.5% एनर्जी सेव की। आंसर चेक कर लेना, मेरे पास आंसर नहीं है। 37.5 38% हो गया। %38 होगा, पता नहीं, अब देख लो आंसर क्या है।
70, हाँ ठीक है, ऐसे ही होगा कुछ। क्वेश्चन नंबर 21 है, द पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इन ए मॉलिक्यूल इज गिवन बाय दिस। बेटा ये इंटर एटॉमिक फोर्सेस पे बेस्ड क्वेश्चन है, आल्दो इस चैप्टर का नहीं है। दिस यू विल स्टडी इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इलास्टिसिटी में भी पढ़ सकते हैं। देखो जो फोर्स है ना, दैट इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला आल्सो, F equals conservative force. This is a formula for conservative force. F equals to minus du by dx. ये du by dx क्या है बेसिकली, अगर आप देखो तो ये F into dx क्या हुआ, force into displacement work, and this is change in energy. तो du by dx क्या है, एनर्जी पर यूनिट टाइम। ऐसे सपोज करो कि ये एक बाउल है उल्टा पड़ा हुआ, और एक बाउल यहां ऐसे सीधा रखा मैंने, एक बॉडी एक ऑब्जेक्ट एक बॉल को यहां रखा हुआ मैंने, एक बॉल मैंने यहां रखा है, ठीक है। ये ग्राउंड लेवल, ये रेफरेंस लेवल है। इस रेफरेंस लेवल पे मैं ये बोलूंगा कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो। और यहां पर भी बॉडी रेस्ट में है, लेकिन सिंस ये मैक्सिमम हाइट पे है, आई विल से पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। यहां भी ये बॉल रुका है, यहां पर भी ये बॉल रुका हुआ है, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम है और ये भी इक्विलिब्रियम ही है। लेकिन अगर मैं इस बॉल को यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करके इधर भेज दूं, तो ये बॉल जो है ये वापस आने की कोशिश करेगा। अब वो वापस आए या दूसरी तरफ चला जाए, फिर वापस आने की कोशिश करता रहेगा। When it tries to regain its original state, it is called as stable equilibrium. स्टेबल इक्विलिब्रियम में याद रखना बेटा, जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, जीरो भी मत लिखो। स्टेबल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होती है। फोर्स तो जीरो है बिकॉज बॉडी रेस्ट पे थी, यहां भी है तो इक्विलिब्रियम, बट अब सोचो अगर मैं इसको यहां से डिस्प्लेस करूं, क्या ये कभी वापस आएगा? हियर द पोटेंशियल एनर्जी विल बी मैक्सिमम। सो जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, डायरेक्ट याद रखो बेटा कॉन्सेप्ट, जब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और जब पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। और फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। चाहे मिनिमम हो चाहे मैक्सिमम, होता तो कांस्टेंट है, आपको पता है मिनिमम मैक्सिमा का कॉन्सेप्ट, ठीक है, होगा तो कांस्टेंट ही। अब क्वेश्चन ये है, पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है आपको U इक्वल्स टू A बाई एक्स रेज पर 12 माइनस B बाई एक्स रेज पर 6। ये भी कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है। कॉम्पिटिटिव में जब आप दोगे कोई एग्जाम, तो तब तक आपने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए होंगे, इसलिए देन देयर विल बी नो कंफ्यूजन। अभी आपको हो सकता है लग रहा हो कि ये कहां से आ गया, या इंटरएटॉमिक फोर्सेस क्या होती हैं। देन द एटम्स आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। देखो फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम ही लिख लो ना, अनस्टेबल या स्टेबल वो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हम पता करते हैं। F is equal to 0, therefore minus du by dx equal to 0. It means minus d by dx of a by x square minus b by x6 equal to 0. जैसे मैं लिखूं माइनस 2x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x जो है वो 0 है, ठीक है। अब इसकी डिफरेंशिएशन 0 है, ये 12 है पावर, इस माइनस को छोड़ दो, सीधा लिखूंगा d बाय dt, नहीं d बाय dx, a इंटू d बाय dx ऑफ x रेज पर 12 माइनस 12, ये माइनस रहने ही दो, माइनस फिर ये वाले माइनस के साथ प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0। देखो मैंने यहाँ एक स्टेप थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया, माइनस डी यू बाई डी एक्स 0 था, सो आई हैव रिटन माइनस a इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x रेज पर माइनस 12,
फिर ये माइनस यहाँ आके प्लस बना, b इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x माइनस 6 इक्वल टू 0। नाउ यू टेक दिस टर्म ऑन द अदर साइड, बाद में हम डिफरेंशिएट करते हैं। जब आप इसको शिफ्ट करोगे it will become minus a into d by dx of x minus 12 equal to minus b into, इसको शिफ्ट कर दिया, एक ही बात है, d by dx of x raised power minus 6. This and this will be out. So a into x raised power minus 12 की क्या डिफरेंशिएशन हो गई, minus 12x minus 13 nx n minus 1 equal to b into minus 6x minus 7. अब ये माइनस माइनस काट दो, 6 2 12, 2a x minus 13 equal to b x minus 7. इसको सॉल्व कर लेना। So 2a by b equal to x minus 7 by x 13 minus 13, या ऊपर प्लस लिख सकते थे, this will become x raised power 6, तो x आ जाएगा 2a by b power 1 by 6। 2a by b power 1 by c ऑप्शन होगा इसका। ठीक है, इतना करो, विल हैव अ टेस्ट। ऐसे क्वेश्चंस का ही वर्क एनर्जी पावर के क्वेश्चंस का टेस्ट ले लूंगा इन अ डे और 2, एप्लीकेशन बेस्ड टेस्ट लेंगे। ठीक है, अभी ये करो, कल से हम कोलिजन करेंगे स्टार्ट। इसका मैं वीडियो आपको भेज देता हूँ, सो दैट आप एक बार इसको क्वेश्चंस को दोबारा